हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नकुल चौहान और मैं आपको 12th क्लास के अकाउंटेंसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। आज हमारी वीडियो नंबर 3.3 है। वीडियो नंबर 3.1 और 3.2 में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करा था जो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसमें जो हमने कंटेंट पढ़ा था वो पढ़ा था रिकंस्टिट्यूशन, कुछ रिकंस्टिट्यूशंस के रीजंस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियोज क्या होते हैं, और 3.2 में मतलब लास्टली क्लास में हमने पढ़ा था कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ये टॉपिक है जो हमारे कवर हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आज का आता है ये आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब भी हमारे बिजनेस के अंदर रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वीडियो नंबर 3.1 देखो, उसमें आपको रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग पता लग जाएगा। जब भी हमारे बिजनेस के अंदर रिकंस्टिट्यूशन होता है तो रिकंस्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या करना होता है, जो बिजनेस के सारे टर्म्स और एग्रीमेंट है उनको फिर से रिफॉर्म करना होता है, और जब दोबारा से इन सबको रिफॉर्म करते हैं तो हमारे बिजनेस की एसेट्स और बिजनेस की लायबिलिटीज भी उस टाइम पर रिवैल्यूड की जाती हैं। रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर जब एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करना होता है तो किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, किसी एसेट की वैल्यू घट जाती है, किसी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो किसी लायबिलिटी की वैल्यू घट जाती है। इन ऑल ओवर में अगर मैं देखूं तो एसेट का बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है और एसेट का घटना हमारे लिए लॉस है। लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस है बट लायबिलिटी का घटना हमारे लिए एक फायदा है। तो मैं कह सकता हूं जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती और घटती है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती घटती है तो इनसे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं। अब अगर मैं इन टोटल की बात करूं तो हम इनका एक नेट इफेक्ट निकालते हैं कि नेट अमाउंट पे एसेट्स और लायबिलिटीज की टोटल वैल्यूज पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर टोटल वैल्यूज पर जो चेंज हुआ उस पर हमें लॉस हो रहा है। और इसी चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ट्रीटमेंट करते हैं। बट जब बिजनेस के अंदर रिकंस्टिट्यूशन होता है तो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इनका ट्रीटमेंट अपनी अकाउंटिंग बुक्स में करना चाहते हैं या नहीं। मतलब ये पार्टनर्स के लिए ऑप्शनल है, वो अगर चाहें तो अपनी एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करके उनकी नई बैलेंस शीट में नई फिगर पर शो कर सकते हैं। नई फिगर मतलब रिवाइज्ड फिगर पर। बट अगर वो पार्टनर्स चाहें तो अपनी एसेट और लायबिलिटी को अपनी ओल्ड फिगर पर ही शो कर सकते हैं, रिवैल्यूड फिगर को हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। भाई फॉर एग्जांपल अगर हमारी एक एसेट 1 लाख रुपए की थी, आज हम पार्टनरशिप में जैसा अकाउंट बना रहे हैं और आज हमारी एसेट की वैल्यू 90,000 है। मैं अगर चाहूं तो उसे 90,000 पर भी शो कर सकता हूं रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर, और अगर मैं चाहूं तो उसे 1 लाख रुपीस पर भी शो कर सकता हूं। ये दो अलग अलग केसेस हैं और वही दो अलग केसेस इसके अंदर हमें पढ़ने। तो चलो यहां पर पढ़ते हैं रिकंस्टिट्यूशन, इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के अंदर जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, द पार्टनर्स में डिसाइड टू रिकॉर्ड, पार्टनर ये डिसाइड कर सकते हैं किस चीज के लिए, टू रिकॉर्ड रिवाइज। रिवाइज का मतलब समझ जाना, 1 लाख की वैल्यू पर अगर 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा तो उसकी रिवाइज वैल्यू 90,000 है। बट 1 लाख रुपए की अगर मैं बात करूं तो वो रिवाइज वैल्यू नहीं है, वो उसकी ओल्ड वैल्यू कहलाएगी। या मैं ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू भी कह सकता हूं। जो रिवाइज वैल्यू होती है वो न्यू वैल्यू होती है। Revised values of assets and liabilities in the books of the firm। पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी फर्म की बुक के अंदर एसेट और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यूज को शो करेंगे। बट पार्टनर ये भी डिसाइड कर सकते हैं, द पार्टनर में डिसाइड टू नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज। पार्टनर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करेंगे। ये दो अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि रिवाइज वैल्यू को शो करा जाएगा तो उसके लिए हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या बनाया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये चीज ध्यान रखना, जब पार्टनर ये डिसाइड करेंगे कि हम अपनी एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवाइज्ड फिगर पर शो करते हैं तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप में क्या बनाया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन बनाया जाता है तो इसी रिवैल्यूएशन का एक और नाम भी है, इसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी है। क्लियर है। बट अगर मैं बोलता हूं कि पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हम एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को रिवाइज्ड फिगर पर शो नहीं करेंगे, मतलब उनको उनकी ओल्ड फिगर पर ही शो करा जाएगा बैलेंस शीट में, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस, रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट होगा या फिर रिवैल्यूएशन पर जो लॉस होगा। अब ये प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है, देखो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं, मान लो हमारे पास एक मशीन थी जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए से बढ़ गई थी, हमें प्रॉफिट हुआ। हमारे पास एक लैंड थी जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए से बढ़ी थी, इसका भी हमें प्रॉफिट हुआ। हमारे पास फर्नीचर था जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज से घट गई थी,
ये हमारे लिए एक लॉस हुआ। मेरी एक लायबिलिटी थी जो टोटल मिलाकर 5,000 रुपीज से बढ़ गई, सॉरी 5,000 रुपीज से घट गई थी, मुझे उसका बेनिफिट मिल गया, मेरा एक प्रॉफिट हो गया। मैंने कुछ एग्जांपल लिए, कुछ एसेट बढ़ी, कुछ एसेट घटी। अगर मैं इसका नेट इंपैक्ट देखना चाहूं यहां से लेके यहां तक, तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि मुझे 5 और 5 10,000 रुपीज का मुझे इनडायरेक्टली प्रॉफिट हुआ। ये टोटल प्रॉफिट है किस पर? रिवैल्यूएशंस पर, जब हमने एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यूट करा। यहां पर मैं यही कह रहा हूं, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पर या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इज एडजस्टेड। उसको एडजस्ट कैसे करा जाएगा? थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? और एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? जो हमने गुडविल के टर्म्स में भी पढ़ी थी, वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें उनका गेन का शेयर आ जाएगा, इसमें उसका सैक्रिफाइस का शेयर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये जो एंट्री हम पास कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये वाली एंट्री होगी इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या हो जाएगी उस कंडीशन में? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बट अगर मैं कहूं कि लॉस हो जाता है, लॉस होने का मतलब एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, जस्ट अपोजिट इसी के पास करी जाएगी। क्लियर है? तो ये ट्रीटमेंट हमारा कब करा जाएगा? जब पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हम एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को नई फर्म की वैल्यू शीट में या रिकंस्टिट्यूशन के बाद उसकी ओल्ड फिगर पर ही शो करेंगे। बट जब पार्टनर से डिसाइड करते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज को उनकी रिवैल्यूड फिगर पर शो करा जाएगा या उसकी नई फिगर पर शो करा जाएगा, तो पार्टनर्स क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? चलो इसको फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। फटाफट इसे नोट डाउन करो। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां पर मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट क्या होता है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा इसमें बनाया जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर मैं बता रहा हूं, और यही रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा एडमिशन में भी यूज होगा, रिटायरमेंट पर भी यूज होगा, और यही रिवैल्यूएशन हमारा डेथ वाले टॉपिक में भी यूज होगा। ये जो रिवैल्यूएशन हमारा कंप्लीट बनाया जाता है, एक्चुअल में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, एक नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है। और नॉमिनल नेचर जो होता है वो क्या कहता है, ये जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो सारे डेबिट होंगे, जितने भी इनकम और गेन्स हैं और प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे क्रेडिट होंगे। मतलब इसके डेबिट साइड में हमारे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे और इसके क्रेडिट साइड में हमारी इनकम और हमारे प्रॉफिट्स आएंगे। ठीक है? इसी बेस पर हमें बैलेंस शीट में, इसी बेस पर हमें क्या करना होता है, ये कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर मैंने बताया था हम जो टर्म्स यूज करते हैं वो क्या है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशंस। हमें चेक करना होगा कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, वैल्यू घट रही है तो लॉस हो रहा है। अब उसी बेस पर हमें रिवैल्यूएशन बनाना है। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, लायबिलिटीज की वैल्यू घट रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। इसी बेसिस पर हमें रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। तो चलो चेक करते स्टार्ट करते हैं हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया जाएगा, सबसे पहले सोचो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किससे बढ़ते हैं नॉर्मल नेचर में? क्रेडिट से। इसलिए बाई साइड में लिखा जाएगा बाई इंक्रीज इन एसेट्स। ये जो वैल्यू है इंक्रीज इन एसेट्स के लिए आ जाएगी। ठीक है? अब यहां पर एक रेस्पेक्टिव एसेट का नाम लिखा जाता है। मान लो मशीन की वैल्यू बढ़ी तो बाई मशीन के नाम से लिखेंगे, लैंड की वैल्यू बढ़ी तो बाई लैंड लिखेंगे, प्लांट की वैल्यू बढ़ी तो बाई प्लांट। जो भी एसेट है उस एसेट के नाम से इसकी एंट्री पास करी जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद अगर एसेट की वैल्यू घट जाए तो मुझे लॉस होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस हमारे नॉमिनल नेचर में डेबिट से बढ़ते हैं। तो लॉसेस को हमें डेबिट में लिखना होगा टू डिक्रीज इन एसेट्स। ये एसेट हमारी डिक्रीज हुई, क्यों डिक्रीज? एसेट जो डिक्रीज हुई, डिक्रीज होने से हमें क्या हुआ? लॉस। और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है? फिर आते हैं लायबिलिटीज पर। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी, क्रेडिटर हमारे 10,000 के थे, अब क्रेडिटर हमारे 12,000 के हो गए, तो अब मुझे 2,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा एक लॉस है, मेरा एक खर्चा है। अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट से, इसलिए इंक्रीज इन लायबिलिटी जो है, इंक्रीज इन लायबिलिटी जो है ये हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में। बट अगर मैं कहता हूं मेरी लायबिलिटी घट जाए, अब ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है। मैं अगर बोलता हूं मेरे क्रेडिटर 10,000 के थे और मैंने 2,000 की पेमेंट कर दी तो 8,000 बचे, लायबिलिटीज तो घटी है। मैं ऐसी लायबिलिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं जिन लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं, जैसे हमारे पास मान लो 10,000 के क्रेडिटर थे, मैंने अपने क्रेडिटर्स को टाइम से पहले टाइमली पेमेंट करी है, टाइम से पहले पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर ने मुझे क्या करा? 500 रुपए का एक डिस्काउंट दे दिया।
मेरा फायदा हुआ ना, मैंने पे तो कुछ नहीं करा, फायदा हुआ मेरा। और अगर अब ये मेरा फायदा है, ये मेरा प्रॉफिट बन गया, लायबिलिटी के डिक्रीज होने की वजह से ये प्रॉफिट बना है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। सॉरी, यहां पर हमें इंक्रीज नहीं लिखना, यहां पर हमें लिखना है डिक्रीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। और जब लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो लायबिलिटीज डिक्रीज होना हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में। भाई देखो, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई लायबिलिटी को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा, या हमने किसी एसेट को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब तुम्हें उसे रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। अगर हम किसी लायबिलिटी को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट में आएगी। हम किसी एसेट को बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो एसेट बढ़ जाएगी, और एसेट बढ़ती है तो वो क्रेडिट में आती है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर दी है तो वो डेबिट में लिखो, अनरिकॉर्डेड एसेट दी है तो वो क्रेडिट में लिखो। सिंपल इंपैक्ट है। नेक्स्ट के बाद टू कैश बैंक जो मैंने एंट्री लिखी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, और इसके नेक्स्ट वाली भी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। एक्चुअल में ये जो दो एंट्रीज मैंने लिखी हैं, इस रेवोल्यूशन के फॉर्मेट के बाद मैं इनका कंप्लीट ट्रीटमेंट तुम्हें पढ़ाऊंगा। अभी मैं इन एंट्रीज को सिर्फ डायरेक्टली समझा रहा हूं। टू कैश बैंक का मतलब मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा है रेवोल्यूशन एक्सपेंसेस एक्चुअली पेड एंड बियर बाय फर्म। अगर फर्म ही एक्सपेंस को भरे और फर्म ही एक्सपेंस को एक्चुअल में पे भी करे, तो उस कंडीशन में एक्सपेंसेस की एंट्री रेवोल्यूशन के डेबिट में आएगी। क्यों आएगी, मैं इनके रीजंस बताऊंगा। सेम ऐसे ही टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेवोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म, एक्सपेंसेस तो किसके हैं, फर्म के, बट एक्चुअली पेड बाय पार्टनर। बट किसने पे करे, पार्टनर ने। तो ऑब्वियसली बात है, पार्टनर को फर्म से वो पैसा वापस मिलना चाहिए, तो किस नाम से एंट्री पास करी जाएगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों करी जाएगी, इन दोनों एंट्री का ट्रीटमेंट मैं इसके रेवोल्यूशन अकाउंट के बाद बताऊंगा। ठीक है, फिर आते हैं, जब हम इस कंप्लीट रेवोल्यूशन अकाउंट को बना लेंगे, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन को बनाने के बाद हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट को जब हम डेबिट से मैच करेंगे तो या तो क्रेडिट ज्यादा होगा या डेबिट ज्यादा। अगर बैलेंस आता है डेबिट में तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम इसी तरीके से बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब ये जो हमारे प्रॉफिट आएंगे ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस रेशियो में, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। ठीक है, कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट रेवोल्यूशन अकाउंट है। अगर मैं इनकी जनरल एंट्रीज की बात करूं, पहली एंट्री डिक्रीज इन एसेट के लिए, रेवोल्यूशन डेबिट है तो फर्स्ट एंट्री इसके लिए पास होगी, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, जिस भी एसेट की वैल्यू घटी है उसे क्रेडिट में लिख देंगे। मैं इसके लिए बता रहा हूं, फर्स्ट एंट्री मैं यहां पर नंबरिंग डाल देता हूं। सबसे पहली एंट्री होगी इसके लिए, फर्स्ट रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सेकंड एंट्री मैं यहां पर लिख देता हूं। रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा इस बार, क्योंकि रेवोल्यूशन क्या हो रहा है यहां पर, क्रेडिट। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। सेम इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं मेरी जो लायबिलिटी है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसको मैं नंबर 3। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है, रेवोल्यूशन डेबिट हुआ तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। बट अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट हुआ, रेवोल्यूशन क्रेडिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। क्लियर है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के रेस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, एंट्री नंबर 5, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब है लायबिलिटी हमारी ऐसी थी जो रिकॉर्ड नहीं थी। अगर हम इसकी एंट्री पास करें, लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है तो हमारा लॉस होगा, लॉस से रेवोल्यूशंस बढ़ते हैं तो एंट्री होगी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बट अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो नेक्स्ट इसकी एंट्री पास हो जाएगी, एंट्री क्या होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्रीज हमारी है, इन दोनों एंट्रीज को मैं अभी बताऊंगा। नेक्स्ट के बाद आते हैं हमारे इस वाली एंट्री पर। अब ऑब्वियसली बात है, हमारे बिजनेस में या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट होगा, कहां ट्रांसफर कर देंगे सारे प्रॉफिट को, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इसके लिए एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। बट अगर मैं लॉस की बात करूं, अगर हमें लॉस हुआ तो एंट्रीज की रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, फटाफट इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं मैं तुम्हारा किस चीज का। अगर ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आते हैं तो इन रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज, जनरल एंट्रीज किस तरीके से पास की जाती है। हाँ, तो ये आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के बारे में। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब हम अपने बिजनेस के अंदर रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का और रीअसेसमेंट करते हैं लायबिलिटी का, तो इस काम को करने के लिए भी अलग से खर्चे किए जाते हैं जिनको रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का नाम दिया जाता है। तो इन रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस को हम अकाउंटिंग बुक्स में कैसे ट्रीट करें, वही टॉपिक अब हमारा कवर होगा।
रेवोल्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर हमें दो चीजें पर मेन फोकस करना है कि वो एक्सपेंसेस जो है वो बियर किसने करे और वो एक्सपेंसेस एक्चुअली पे किसने करे। दो चीजों के बेस पर ही हम रेवोल्यूशन एक्सपेंसेस को सही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले ये चेक करो कि रेवोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर का मतलब उसका एक्चुअली बर्डन कौन झेलेगा। भाई मैं बोलता हूं खर्चा मेरा है, मैंने किसी और से करवा दिया, बट उसका एक्चुअल बर्डन मेरे पर रहेगा, तो मैं बोलूंगा बियर बाय मी, मेरे द्वारा वो बियर करा जा रहा है, बट पेड बाय दैट पर्सन, जो भी वो पर्सन होगा उसके द्वारा वो पे करा जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, किसके द्वारा बियर करा गया और किसके द्वारा पे करा गया, ये एक्यूरेट ध्यान रखो। मेरा खर्चा अगर मैं ही पे करूंगा, फर्म का खर्चा अगर फर्म ही पे करेगी, पहला केस। फर्स्ट केस में क्या होगा, रेवोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म एंड रेवोल्यूशन एक्सपेंसेस एक्चुअली पेड बाय फर्म। फर्म का ही खर्चा है और फर्म ने ही पे करा। अब तुम खुद सोचो, अगर फर्म का खर्चा है तो फर्म का लॉस हुआ, और अगर फर्म का ये लॉस हो रहा है तो हमने पढ़ा था भी लॉस रेवोल्यूशंस के डेबिट में आते हैं, तो फर्म का लॉस रेवोल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा, रेवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि फर्म ने पे भी करा है तो फर्म से कैश या बैंक का बैलेंस भी घटा होगा, तो एंट्री हो जाएगी इस केस में क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कैश या बैंक किसी भी नाम से तुम एंट्री पास कर सकते हो। मेरे हिसाब से हमेशा तुम्हें ये देखना चाहिए कि बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस कौन सा दे रखा है। अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश दिया है तो कैश से एंट्री पास करो, बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश की जगह बैंक दिया है तो बैंक से एंट्री पास करो, और अगर ये दोनों ही दे रखे हैं तो फिर जिसका बैलेंस ज्यादा हो उसके नाम से एंट्री पास करो। क्लियर है? चलो सेकंड ट्रीटमेंट पर आते हैं। रेवोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर बाय फर्म। एक्सपेंसेस फर्म ने बियर करे तो एक बात तो कंफर्म है, खर्चा फर्म का है, और फर्म का अगर खर्चा है तो फर्म का लॉस होगा ही होगा। फर्म का जो है लॉस है ना, ये फर्म का लॉस रेवोल्यूशन में डेबिट करा जाएगा। बट ये एक्चुअल में पे किसने करा, रेवोल्यूशन एक्सपेंसेस एक्चुअली पेड बाय इस बार पार्टनर। फर्म का एक्सपेंस था, फर्म ने बियर करा, बट इस बार एक्चुअली उसे कौन पे कर रहा है, पार्टनर। इसका मतलब है पार्टनर को उसकी रिकवरी मिलेगी, पार्टनर को फर्म क्या करेगी, पे कर देगी उसका एक्सपेंस। जो भी पार्टनर ने अमाउंट पे करा उस अमाउंट को पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसका मतलब उतने अमाउंट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो पार्टनर जो अपने पर्सनल पॉकेट से वो पे कर रहा है वो उसका खर्चा नहीं था, तो वो क्या करेगा, फर्म से उस अमाउंट को रिकवर भी करेगा। एंट्री क्या होगी, क्योंकि फर्म ने इस एक्सपेंसेस को बियर करा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों करा, क्योंकि ये फर्म का लॉस है, बट ये किसे मिलेगा, पार्टनर को, और पार्टनर को जब इसकी रिकवरी होगी तो पार्टनर को उसकी कैपिटल से कंपनसेट करा जाएगा। पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, उसकी कैपिटल को क्रेडिट करना होगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? यह है इसका सेकंड केस। थर्ड केस आता है जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हैं वो बियर करे किसने, पार्टनर ने। इसका मतलब अब 100% श्योर है इसका बर्डन पार्टनर झेलेगा, और अगर बर्डन पार्टनर झेलेगा तो पार्टनर की कैपिटल से पैसा हमारे पास आएगा। बट ये एक्चुअल में पे किसने कर दिए, फर्म ने। यहां पर अगला केस थोड़ा डिफरेंट बन गया, खर्चा किसका था, पार्टनर का, तो फर्म का तो लॉस नहीं होना चाहिए, बट जबकि ये पे किसने कर दिया, फर्म ने, तो फर्म से कैश या बैंक का बैलेंस तो 100% घटा होगा। फर्म क्या करेगी, इस एक्सपेंसेस को, क्योंकि ये पार्टनर का एक्सपेंस था फर्म ने पे करा, तो इस एक्सपेंसेस को पार्टनर की कैपिटल से चार्ज करेगी। और अगर पार्टनर की कैपिटल से ये एक्सपेंस चार्ज होगा तो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको फर्म डेबिट कर देगी। एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये पे करा है किसने, फर्म ने, तो एक बात कंफर्म है, फर्म से कैश या बैंक का बैलेंस भी घटा होगा, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है? ये हमारा तीसरा केस था। लास्ट केस आता है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस एक्चुअली बियर बाय पार्टनर, पार्टनर ने बियर करा है, और एक्चुअली पेड बाय पार्टनर, पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया, तो ये तो पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस बन गया। और अगर मैं एक बिजनेस का पार्टनर हूं तो मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस में शो नहीं कर सकता, और अगर मैं अपने एक्सपेंसेस को बिजनेस में शो नहीं कर सकता तो इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। ये हमारे सारे केसेस थे जिसमें रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट है। पेपर में बहुत बार इस तरीके के ट्रीटमेंट सिर्फ जनरल एंट्री में पूछे जाते हैं, इसको परफेक्ट तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस का ट्रीटमेंट यहां भी है। जब हम डिसोल्यूशन पढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन की तरीके से एक ट्रीटमेंट और आएगा, वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। दोनों ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, बेटर है, इसे अभी कवर कर लो। क्लियर है? चलो आज का टॉपिक हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को लोगों को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।